हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट की और उस कड़ी में हम पहुंच गए हैं 11वें नंबर चैप्टर पे। ऑलरेडी हम लोग प्रायोगिक भूगोल कर चुके हैं और मानव भूगोल कर चुके हैं, आर्थिक भूगोल कर चुके हैं और जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी 14 तक चैप्टर का है और हम 11 तक पहुंच गए हैं। ठीक चल रहा है, आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। रिवीजन लगातार रखिए, एक एक डेली रूटीन में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करिए। अभी यही है, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक अच्छे से आप लोग वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आप चिंता मत करिए। तो जो लोग भी साथ में जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, 11वां नंबर चैप्टर है कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है। सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है, बताइए। एक बार साउंड देख लीजिएगा, सभी को साउंड क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल पूजा जी, आप लाइव लें, जैसे भी लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे पहले आप ये बताओ सौर स्थिरांक क्या होता है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, ऐसे मत करिए। सौर स्थिरांक क्या होता है यार? सौर स्थिरांक गड़बड़ हो गया आपका मामला। देखिए, सौर स्थिरांक क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो सौर ऊर्जा का औसत मान है, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो सौर ऊर्जा का औसत मान है 1361 वाट प्रति मीटर क्यूब। समझे आप? अरे इनमें से कोई प्रभावित नहीं करता है जब तक ये नीचे आके टकराती नहीं है। सौर स्थिरांक हमेशा कहाँ होता है? वायुमंडल की ऊपरी परत पर होता है। भूल गए क्या? चेक करो अपना आंसर। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या दर्शाती है? सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताइए। हम्म। सापेक्ष आर्द्रता के लिए बताइए क्या कहेंगे? हटू क्या? हाँ बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर संतृप्त होने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा का अनुपात अनुपात जो होता है, बिल्कुल ठीक है। ये सापेक्ष हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। सापेक्ष मतलब सापेक्ष शब्द कभी भी आ जाए ना, तो मतलब वो किसी की तुलना हो रही होगी, है ना? अभी की और उसके अधिकतम मान की, जो वर्तमान में है, और अधिकतम मान कितना हो सकता है, उसकी तुलना को ही आप सापेक्ष में मानते हैं। सापेक्ष आर्द्रता यदि 100% हो जाए तो वायु किस अवस्था में पहुंच जाती है? यदि किसी स्थान पर सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा 100% हो जाए तो वायु कहां पहुंच जाएगी? क्या होगा, मतलब ये कौन सी स्थिति है? 100% हो गया। बिल्कुल सही है, इसे संतृप्त अवस्था कहा जाता है। जब दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो इसे क्या कहेंगे? संतृप्त अवस्था। उसांक क्या होता है? ड्यू पॉइंट। उसांक क्या होता है? ड्यू पॉइंट। ओसांक, ओस क्या होता है? जल की छोटी छोटी बूंदे, है ना? जल की छोटी छोटी बूंदे। तो आप बताइए, जल मतलब जल वाष्प का जल में बदलना, जल की छोटी बूंद में बदलना, इसको क्या कहा जाएगा? ओसांक, बताइए।
देखिए हमारे चारों तरफ जो जल वाष्प है, ठीक है, चारों तरफ जो जल वाष्प है वो जल वाष्प जैसे ही संतृप्त अवस्था में आ जाती है, तो अब जल वाष्प क्या है, पानी की बूंद बनना शुरू हो जाएगी। जल वाष्प क्या होगा, पानी की बूंद बनना शुरू हो जाएगी। तो पानी की बूंद को ही अपन क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, है ना। तो वह तापमान जिस पर वायु संघनित होना, संघनन यही तो होता है, जब जल वाष्प पानी की बूंद में बदलती है तो इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाला कब बनता है, पाला कब बनता है। अरे सैड वगैरह नहीं, आज क्या है, सुबह 7 बजे से क्लास थी मेरी, है ना। कभी कभी थकान हो जाती है। हाँ, पाला कब बनता है, पाला। बिल्कुल सही। देखिए जब कभी भी एक्चुअल में ये होता है शीतलहर के समय, कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ों से बिल्कुल ठंडी हवाएं मैदानों की तरफ आ जाती है ना। और मैदानों की तरफ जब आती है तो खेतों के अंदर कहीं पानी जमा है, पेड़ की पत्तियों पे ओस जमा है ना, वो इमीडिएटली क्या होती है, बर्फ में बदल जाती है। इमीडिएटली बर्फ में बदल जाती है। यही घटना पाला पड़ना कहलाती है। यदि ओसांक हिमांक से नीचे है तो इसे क्या कहते हैं, अपन पाला पड़ना बोलते हैं। निम्न में से कौन से बादल वर्षा लाने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं। वर्षा लाने वाले बादल, उनको क्या बोलते हैं। हम्म। वर्षा लाने वाले बादलों को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही। देखिए इनको बोलते हैं निम्बोस्ट्रेटस, वर्षा मेघ। सामने लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से, निम्बोस्ट्रेटस या वृक्ष वर्षा मेघ। बात समझ रहे हैं। नीचे की तरफ रहते हैं, अत्यधिक गहरे काले या थोड़े हल्के भूरे लगते हैं, आसमान के अंदर एक समान मोटाई वाले होते हैं, है ना। ये बादल वर्षा या कभी कभी ओलावृष्टि भी ला सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये कहलाते हैं वर्षा मेघ। अब जैसे कि ये पक्षाभ मेघ है, पक्षाभ का मतलब है ऊंचे सफेद बादल जो कभी बारिश नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा कपासी बादल, ये आमतौर पर साफ मौसम के बादल हैं, ऐसे इधर डोलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, है ना। परंतु अगर नमी कहीं से आ गई ना तो इन कपासी बादलों के अंदर बारिश हो सकती है। उच्च स्तरीय बादल थोड़े हाइट पर होते हैं और अक्सर आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो आपको उच्च स्तरीय बादल देखने को मिलेंगे जो हल्की वर्षा ला सकते हैं, ठीक है। बवंडर, टॉर्नेडो, आंधी, थंडर स्टॉर्म के साथ अक्सर किस प्रकार के बादल जुड़े होते हैं, बताइए। आसान सवाल है, मेरे ख्याल से तो आप ये कर लोगे। हाँ, बवंडर या थंडर स्टॉर्म आते हैं ना ये इस तरह से, जब बहुत तेजी से हवाएं चलती है तो इनके साथ कुछ बादल भी आते हैं। ये कौन से हैं। बिल्कुल सही, ये कपासी वर्षी बादल हैं, जो कि उस घूमती हुई हवा के साथ जो नमी है उसके संगनन से बन रहे हैं। बात समझ रहे हैं। बिल्कुल सही है। पक्षाब सिरिस बादल किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अभी मैंने कहा था ऊंचाई पर मिलने वाले बादल बारिश नहीं करेंगे, किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हम्म। बहुत अच्छे सुनील, कृष्णा, मोनू, सभी का सही है। ये लगभग 7 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। असहनीय ताप हास दर कितनी होती है। असहनीय ताप हास दर कितनी होती है।
क्या कहेंगे? तापमान की ह्रास दर कितनी होती है? हाँ। ये आपसे थोड़ा गलत हो रहा है यार, ये ए आंसर सही नहीं है इसका। इसका सही आंसर है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। समझ रहे हैं? ये वो वाला नहीं है आप जो समझ रहे हो ना, शोभ मंडल वाला। ये शोभ मंडल वाला नहीं है, समझ रहे हैं आप? शोभ मंडल वाला नहीं है ये मनीष, शोभ मंडल वाला नहीं है ये। दूसरा सवाल है, असहनीय ताप ह्रास दर, ड्राई एडेप्टिव क्लैप्स रेट। नेक्स्ट देखिए, संतृप्त ताप ह्रास दर किस पर निर्भर करती है? एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जो सैचुरेटेड एयर है, संतृप्त एयर है, वो राइज करना शुरू करती है, उसको वो बोलते हैं संतृप्त ह्रास दर। समझ रहे हैं आप? संतृप्त होना, तृप्त होना या असंतृप्त होना किस बात पे निर्भर करता है ये? हाँ बिल्कुल सही, आ गया आंसर। भाई ये जल वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर करता है? जल वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है। पर्वतीय वर्षा कब होती है? पर्वतीय वर्षा कब होती है बताइए? हम्म। पर्वतीय वर्षा कब होती है? देखिए, जब हवाएं पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती हैं, उनमें संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है, इस कारण वहां पर बारिश हो जाती है। तो हवा पर्वतीय बाधाओं के कारण ऊपर उठती है। वृष्टि छाया क्षेत्र कहां स्थित होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है बताइए? हम्म। वृष्टि छाया क्षेत्र कहां होता है? आसान सवाल है, कर सकते हो आप। देखिए, जिस तरफ से बादल आ रहे हैं, मान लीजिए इस तरफ से आ रहे हैं, इस ढाल पे तो अच्छी बारिश कर देंगे, पर जैसे ही ये इस तरफ उतरेंगे, है ना, तो यहां बारिश नहीं हो पाएगी क्योंकि हवाएं गर्म हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश अर्थात पर्वत के पवन विमुखी ढाल पर क्या मिलेगा? वृष्टि छाया प्रदेश मिलेगा। हिमपात कब होता है? स्नोफॉल कब होता है? हिमपात कब होता है? स्नोफॉल। देखिए, अगर तापमान इतना कम हो जाए कि जल वाष्प से बूंद बनने की प्रक्रिया, जो संघनन प्रक्रिया है, उसको मौका ही नहीं मिलता है संघनन को, वो सीधा किसमें? ठोस में बदल जाती है। यानी कि जब संघनन और वर्षण की प्रक्रिया हिमांक से नीचे होती है, अवस्था परिवर्तन तो होता है, परंतु वो इतना तेजी से जल वाष्प से ठोस की तरफ जाता है कि पानी की बूंद बनने का मौका ही नहीं बनता है। फुहार और वर्षा में क्या अंतर है? ड्रिजल और रेन। हम्म। कभी कभी होता है ना, एकदम फुहारें आती रहती हैं, एकदम शावर की तरह, बहुत ही। वो शावर नहीं यार, वो एक आता है ना, वो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, वो पंखा सा चलाते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें फेंकते रहते हैं, वो फुहारे हैं। फुहार की बूंद छोटी होती है, वर्षा की बूंदें क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
वाष्पीकरण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है? वाष्पीकरण की दर किस कारक पर निर्भर करती है? क्या कहेंगे? देखिए, वाष्पीकरण की दर, तापमान, बिल्कुल सही बात है, तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। आर्द्रता, जितनी ज्यादा आर्द्रता है वाष्पीकरण को कम करेगी। पवन की गति, हवाएं जितनी तेज चलेगी वाष्पीकरण की गति को बढ़ाएगी। इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। उच्च कपासी अल्टो क्यूमुलस बादल किस ऊंचाई पर मिलते हैं? बताइए। हम्म उच्च कपासी बादल किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? देखिए, लगभग 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या मिलते हैं? उच्च कपासी बादल मिलते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति के बिना संघनन संभव है या नहीं? अगर वायुमंडल में जल वाष्प ही नहीं है तो क्या संघनन हो सकता है क्या? क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जल वाष्प की उपस्थिति के बिना संघनन बिल्कुल संभव नहीं है। कोहरे के बनने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां क्या है? कोहरे के बनने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां क्या है? देखिए, कोहरा तब बनता है जब हवा में बहुत ज्यादा नमी हो और पवनें बिल्कुल शांत हो। तो सारी की सारी नमी नीचे बैठ जाती है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि गर्म हवा है ही नहीं, हवा ऊपर उठ ही नहीं रही है। समझ रहे हैं आप? तो जो भी आर्द्रता है वो सारी नीचे बैठ गई है, इसीलिए क्या बनता है? कोहरा बनता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो शांत हवा और उच्च आर्द्रता, जितनी हवा शांत होगी उतनी ही, और प्लस आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी, कोहरा उतना लंबे टाइम तक टिकेगा। पाला और ओस के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसीलिए सुबह सुबह कोहरा होता है, पर जैसे ही सूर्योदय होता है, गर्मी पड़ने लगती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, कोहरा छट जाता है। पा अच्छा, क्या है पाला और ओस के मध्य मुख्य अंतर क्या है? बताइए। ये तो आसान है, कर लोगे आप। देखिए, ओस तरल है, पानी की बूंद है, और पाला बर्फ के क्रिस्टल्स हैं या ठोस है। यही बात हुई थी अभी हमारी। बिल्कुल ठीक है। यदि सापेक्ष आर्द्रता 50% है, हवा का तापमान बढ़ जाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल वाष्प की मात्रा यदि स्थिर रहे तो। देखिए, सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला है वर्तमान आर्द्रता बट्टा कुल क्षमता। समझ रहे हैं आप? उसके अनुसार बताइए क्या होगा। हम्म देखिए, अगर तापमान बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? अगर तापमान बढ़ेगा
तो आर्द्रता जो है वो घटनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होगी, घटेगी। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। वाष्पन गुप्त ऊष्मा क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? बिल्कुल सही। वह ऊष्मा जो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक है, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है, वही है गुप्त ऊष्मा। अत्यधिक संतृप्ति सुपर सैचुरेशन कब होता है, सुपर सैचुरेशन कब होता है बताइए। हम्म। सुपर सैचुरेशन कब होता है? देखो, यदि सापेक्ष आर्द्रता 100% से भी अधिक हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेशन बोलते हैं। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बताइए। आसान सवाल है भाई। कोहरे में या तो गाड़ी लेके मत निकलो या बहुत धीरे गाड़ी चलाओ, है ना। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा किस अक्षांशीय क्षेत्र में होती है? हाँ। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा किस अक्षांशीय क्षेत्र में होती है? बिल्कुल आसान है, भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। वर्षण या प्रेसिपिटेशन शब्द का व्यापक अर्थ क्या है बताइए। प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं अपन? देखिए, प्रेसिपिटेशन हर चीज प्रेसिपिटेशन है। ओस का बनना, कोहरे का बनना, समझ रहे, पाला का पड़ना, स्नोफॉल होना, ओलावृष्टि होना, बारिश होना, ये सब क्या है, पृथ्वी की सतह पर जो भी जल गिरता है वायुमंडल से वो सब प्रेसिपिटेशन में ही आता है। कौन से कथन सत्य है? वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। 1 और 2 बताइए, क्या कहोगे? धन्यवाद नरेश जी। आजकल दिन भर में क्या है, मुस्कुराने के मौके कम ही मिल रहे हैं। एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, ठीक है। और रिपीटेशन पे चल रही है, एक ही टॉपिक इस क्लास में पढ़ाया फिर इसी क्लास में पढ़ाया। देखिए, बिल्कुल सही बात है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को, बिल्कुल सही है, निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। और किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। अर्थात ये 1 और 3 दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निरपेक्ष आर्द्रता व्यक्त करने की इकाई है। हम्म।
निरपेक्ष आर्द्रता व्यक्त करने की इकाई है। हाँ बिल्कुल सही है, ग्राम प्रति घन मीटर, क्यूब कहते हैं इसको, ग्राम पर क्यूब मीटर या मीटर क्यूब। वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है? बताइए, वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से? वृष्टि छाया, वृष्टि छाया कैसी बारिश है? हम्म। बिल्कुल सही है, वृष्टि छाया होती है पर्वत के विमुख दूसरी तरफ वाली साइड। ओस बनने के लिए कौन सी दशा आवश्यक नहीं है? कौन सी दशा आवश्यक नहीं है? हम्म। क्या कहोगे? देखो इसका सही आंसर है ये वाला, उसांग बिंदु जमाव बिंदु से निम्न थोड़ी होता है। जमाव बिंदु निम्न होगा किससे? उसांक बिंदु से, तब होगा ये। धूम कोहरा में सम्मिलित होते हैं। धूम कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा क्या होता है? आप पेपर कर लो, फिर मैं आपको आज की एक घटना सुनाता हूं। मतलब अच्छा था बुरा था वो तो मैं अभी एनालिसिस ही कर रहा हूं। धूम कोहरा में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही है, धुआं जो हमारी तरफ से आता है और कोहरा जो हम प्रदूषण वगैरह कर रहे हैं ना, धुआं और कोहरा। पक्षाभ मेघों का निर्माण कहां होता है? पक्षाभ मेघों का निर्माण। अरे 3 सवाल ही हैं सुनील जी, अभी हो जाएंगे, बस 3 सवाल ही हैं और 35 सवाल ही लाया था आज मैं। पक्षाभ मेघों का निर्माण कहां होता है? 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर। 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। सत्य कथन की पहचान करिए। कोहरे में कुहासे की अपेक्षा अधिक नमी होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। कोहरे में धूल कण और नमक के कण नहीं होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में धूम्र कोहरे की संभावना न्यून होती है। सत्य, सत्य कथन पहचानना है, सत्य है ना? सत्य कथन पहचानना है, सत्य। देखो कुहास सत्य पहचानना था ना, सत्य। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। कुहासा कहां? पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन सी वर्षा स्थलकृत वर्षा के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी वर्षा स्थलकृत वर्षा के नाम से भी जानी जाती है? हम्म। धरातल से टकराकर होने वाली वर्षा, स्थलकृत वर्षा। हम्म। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दोस्तों क्या? पर्वतीय वर्षा। क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा, बिल्कुल ठीक है।
कौन सी प्रक्रिया बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? कौन सी प्रक्रिया बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? आसान सवाल। हम्म। बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये क्या है? संघनन है। बिल्कुल ठीक। आज का आखिरी प्रश्न, ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है बताइए। देखो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कपूर वाला मामला है ये। अगर ठोस अगर सीधा किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। क्या हो जाए? ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है। वो कपूर नहीं होता है, कपूर उसको रखते हैं वो अपने आप उड़ जाता है। वो प्रक्रिया कौन सी है? ऊर्ध्वपातन की है। ठीक है, तो आज के प्रश्न इतने ही थे, है ना। 35 क्वेश्चंस थे। और कल तो देखो संडे है, मंडे को अपन का हो जाएगा चैप्टर नंबर 12। और मंडे को मैं यूट्यूब वाली क्लास भी लूँगा, 1-2 घंटे की क्लास लूँगा। उसमें अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक पूरा सेक्शन उठा के उसके 100 क्वेश्चन कराऊँ, या फिर पूरा पेपर के क्वेश्चन कराए। वो अभी मैं डिसाइड करता हूँ, पूछता हूँ इनसे क्या करना है, वो मैं अभी आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा। ठीक है, ओके। एक्चुअली हुआ ऐसा, क्या है ना कि एक अजीब सी वो हो गई है। जैसे आप लोग मेरे से पढ़ते हो ना, अब नाम तो देखो मेरे को ऐसे याद हो गए हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना ये आते हैं, मेरे को नाम याद हो गए हैं। ठीक है, और फिर यूट्यूब पे भी अपन पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी ऑनलाइन सारथी का अच्छा खासा वो होल्ड है। उसके अलावा भी मैं और भी कई जगह पढ़ाता हूँ। तो आज क्या हुआ कि जैसे ही मैं ना, अच्छा आज के मेरी सुबह वैसे तो काफ़ी दिन से हो रही है, पहली क्लास होती है सुबह 7 बजे। ठीक है, बीच में मेरे को 2 घंटे मिलते थे खाना वाना खाने के लिए। आज क्या हुआ कि 1 घंटा ही फ्री था, तो मैं खाना खाने गया नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लूँगा रास्ते में से ही और चला लेंगे आज का दिन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही क्लास ख़त्म करके मैं उतरा नीचे, तो गाड़ी में बैठ ही रहा था कि आया लड़का एक, सौरभ भारती सर। मैं हाँ। ऑनलाइन सारथी। मैं हाँ। सर प्रणाम, सर प्रणाम। मैं कहा बेटा खुश रहो। अरे सर मैंने सर आपसे चतुर्थ श्रेणी के अंदर सर वो पॉलिटी पढ़ी थी, ऐसे किया था। और मैं कहा बेटा क्या सर, अब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बस फाइनल होने वाले हैं। मैं कहा बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद है, सिलेक्शन हो जाएगा। कह रहे सर एक सेल्फी ले लूँ, अगर मैं कोई मानेगा नहीं कि मैं आपसे मिला हूँ। मैं कहा ले ले। तो सेल्फी ले ली। फिर कहता सर मेरे 3 दोस्त और हैं, उनको भी बुला लूँ। मैंने कहा यार देख, मेरे को लगी थी भूख। मैंने कहा यार लेट हो जाएगा तो मैं भागूँ, मैं मतलब कुछ खा लूँ पहले। तो मैंने कहा यार बेटा कल तू आ जाना, मैं यहीं पढ़ाता हूँ, वापस आ जाना। कहता ठीक है। अब मैं गया आगे, तो मैंने कहा अब एक मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट तो वहीं चले गए। तो मैंने कहा यार अब जल्दी जल्दी में मैं क्या खा के फटाफट जा सकता हूँ। तो मैंने कहा यार ब्रेड और मिर्ची बड़ा समोसा कुछ खा लेता हूँ। तो मैं रुका उस दुकान पे। ठीक है, अब मैं गया ही हूँ काउंट उस पे लेने के लिए। मैं कहा भैया एक समोसा देना। एक लड़का पास में खड़ा, ठीक है, वो कहता आप क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आप ऑनलाइन सारथी में पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ। सर प्रणाम, सर मैं आपसे पढ़ा हूँ। अब वो बंदा मेरे को 10-15 मिनट ले गया। अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं समोसा खाऊं कि नहीं खाऊं। ठीक है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कुछ खाना है कर ले ले। कहते सर मैंने तो खा लिया है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तब तक टाइम ही हो गया था। जैसे तैसे मैंने लिया, चलते चलते गाड़ी में खाया, फिर मैं क्लास पहुंचा। अब मैं आप सबके नाम पढ़ रहा था, तो मेरे को यही बात दिमाग में घूम रही थी। मैंने कहा अब पता नहीं कौन सा बंदा टकरा जाए। ठीक है, ये बात क्या है वो दिमाग में बार बार आ रही थी, वो थोड़ी सी हंसी आ गई।
है ना। एक बार ना मैं फैमिली के साथ ना गुरु शिखर जा रहा था। मैं गुरु शिखर ऊपर चढ़ते ना, वहाँ एक बंदा मिल गया। उस समय मैं एक क्लास थी, वहाँ पढ़ाता था मैं, पुलिस वाली। वहाँ मिल गया। तो मुझे कभी कभी लगता है, मैंने कहा आप सब लोग है ना, मैंने कहा नाम याद रखता हूँ मैं कि कौन कौन नाम है, कभी मिलेगा ना तो कि अच्छा ये है। ठीक है। चलो, तो यार आज के लिए इतना ही, यही बात थी भाई, थोड़ी हंसने वाली। तो खुशी बहुत होती है यार, कभी कोई ऐसा वो मिल जाता है ना जिसका अपन सिर्फ, अब देखो आप तो मेरे को तो आप देख लेते हो, है ना, पर मैं तो आपके नाम नाम ही याद रखता हूँ कि यार ये बच्चा डेली आता है। तो वो एक अलग सी बात होती है कि यार ये कौन है ना। तो ज़रूर मिलेगा मिलेगा रौनक जी, ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा अभी क्या है, आपका पढ़ने का टाइम है, अभी सारा फोकस है ना सिर्फ पढ़ाई पे करो, दूसरा कोई काम नहीं करना है। टाइम खूब है अपने पास, उसके बाद खूब टाइम मिलेगा। एक बार बस आप ये एग्ज़ाम निकाल दो, फिर सारी चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल तो नहीं भाई, परसों अपन करेंगे चैप्टर नंबर 12। ओके, थैंक यू।